Hello everyone, this is Meenakshi Rana. Today I am going to teach you Geography, Chapter 5, Atmospheric Pressure and Wind of Class 7th. So let's start with first para. We live in the lowest layer of the atmosphere. We know that air is a tangible material exerting pressure. हम वायुमंडल की सबसे निचली परत में रहते हैं. हम जानते हैं कि हवा एक टेंजिबल मटेरियल है जो प्रेशर को बढ़ाती है. इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर होता है वो इस बाहर के प्रेशर को आसानी से बैलेंस कर लेता है. पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण या चुंबकीय खिंचाव हवा और अन्य वायुमंडलीय गैसों के अणुओं को नीचे की ओर मींस जमीन की ओर अट्रैक्ट करता है. एटमॉस्फेयर की अपर लेयर जो होती है वो लोअर लेयर पर रेस्ट करती है. इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर दबाव बढ़ जाता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टडी ऑफ एयर प्रेशर इज इम्पोर्टेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स. फर्स्ट इज विंड सिस्टम. When the air moves, it becomes wind and differences in the atmospheric pressure give rise to the wind system of the earth. जब एयर मूव करती है तो यह विंड बन जाती है और वायुमंडलीय दबाव में अंतर पृथ्वी के विंड सिस्टम को बढ़ाता है. Now look in the box. Wind. Air in horizontal motion means horizontal गति में एयर को विंड कहते हैं. नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वायु के भार के कारण वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की सतह पर बल डाला जाना. सेकेंड पॉइंट इज इम्पैक्ट ऑन वेदर. चेंजेस इन वेदर आर रिलेटेड टू चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मौसम में परिवर्तन वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन से संबंधित होता है. दबाव में अंतर के कारण जो एयर मूवमेंट होते हैं वो ऊपर और नीचे होते रहते हैं, जिसके कारण मौसम कभी क्लाउडी, कभी क्लियर आसमान तो कभी रेनी हो जाता है. थर्ड पॉइंट इज वेदर फोरकास्टिंग. मौसम की भविष्यवाणी. चेंजेस इन एयर प्रेशर गिव इम्पोर्टेंट क्लूज इन फोरकास्टिंग वेदर. एयर प्रेशर के चेंजेस से पता लगाया जाता है कि पूर्वानुमान मौसम कैसा रहेगा. नाउ वी विल सी फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड्स मेनली ऑन टू फैक्टर्स. फर्स्ट इज एल्टीट्यूड. द प्रेशर exerted by the atmosphere decreases with height or altitude. The decrease in pressure is about 1 centimeter of mercury for every 110 meter of ascent. वायुमंडल द्वारा डाला गया दबाव हाइट या एल्टीट्यूड के साथ घटता जाता है. प्रत्येक 110 मीटर असेंट पर दबाव 1 सेंटीमीटर मरकरी घट जाता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर समुद्र के स्तर पर सबसे अधिक होता है. इसका कारण यह है कि ज़्यादा ऊंचाई पर हवा समुद्र तल से हवा की तुलना में पतली या कम घनी होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तापमान में वृद्धि के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है. ऐसा इसलिए होता है कि जब तापमान बढ़ता है तो हवा फैल जाती है. हवा के अणु दूर तक कम होते जाते हैं और इसलिए कम दबाव डालते हैं. नाउ लुक एट द डायग्राम. ऊंचाई में हवा के साथ साथ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव कम होता जाता है और हवा की डेंसिटी और प्रेशर भी कम हो जाती है. सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर जो होता है वो सी लेवल पर होता है. जैसे सी लेवल 0 मीटर पर है तब अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम एयर प्रेशर का फोर्स 1000 ग्रेविटेशनल होगा. इसी तरह से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तब एयर प्रेशर घटता जाता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेजरमेंट ऑफ प्रेशर. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. प्रति इकाई क्षेत्र के वायु के वर्टिकल कॉलम द्वारा लगाए गए बल को वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट बैरोमीटर द्वारा किया जाता है. इस पर्पज़ के लिए कई तरीकों के बैरोमीटर्स का यूज़ किया जाता है.
प्रेशर सेंटीमीटर्स या इंचेज में पढ़ा जाता है और मरकरी कॉलम की ऊंचाई का सही माप है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देखकर समझ सकते हैं। मिलीबार्स एक अन्य प्रेशर यूनिट है। नेक्स्ट पैरा, इन अ सिंपल टाइप ऑफ बैरोमीटर मरकरी इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर बट सच अ बैरोमीटर इज डिफ़िकल्ट टू कैरी। जो प्रेशर होता है उसको मापने के लिए एक साधारण प्रकार के बैरोमीटर मरकरी का यूज़ किया जाता है, लेकिन ऐसे बैरोमीटर को कैरी करना मुश्किल होता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए एनेरॉइड बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। यह कैरी करना इजी है क्योंकि इसमें कोई भी मरकरी कॉलम नहीं होता। एनेरॉइड बैरोमीटर जो होता है यह एक मेटेलिक प्लेट पर हवा से निकाले गए बल को मापता है। इस उपकरण में आंशिक रूप से खाली किए गए मेटल के चैम्बर्स होते हैं जो कि चैम्बर्स को गिरने से रोकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अत्यधिक बदलाव होने के कारण जब दबाव कम हो जाता है तो चैम्बर संकुचित हो जाते हैं और दबाव कम होते ही फैलता है। इसमें एक सुई होती है जो प्रेशर के चेंजेस के साथ साथ चलती रहती है। नेक्स्ट पैरा, एनेरॉइड बैरोमीटर्स आर यूज्ड फॉर अ नंबर ऑफ पर्पज़। एनेरॉइड बैरोमीटर का यूज़ कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इन उपकरणों में से एक का उपयोग हवाई जहाज़ में यूज़ होने वाले अल्टीमीटर बनाने में होता है। जब हवाई जहाज़ ऊंचाई पर जाता है तब यह उस ऊंचाई को बताता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वर्ल्ड प्रेशर बेल्ट्स। The unequal heating of the earth and its atmosphere and the rotation of the earth are the two main factors which are responsible for the formation of pressure belt of the world. पृथ्वी और उसके एटमॉस्फेयर की असमान हीट और पृथ्वी का घूमना, ये दो मेन फैक्टर्स हैं जो दुनिया के प्रेशर बेल्ट को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट होती है, जबकि लो टेम्परेचर वाली एरिया में हाई प्रेशर बेल्ट होती है। अब हम बात करेंगे परमानेंट प्रेशर बेल्ट की। फर्स्ट वन इज इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जिसे डोलड्रम्स भी कहा जाता है। सेकंड वन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। नेक्स्ट सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड नेक्स्ट पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। Now look at this diagram, मेजर प्रेशर बेल्ट्स। इस डायग्राम के मिडिल में आप देखेंगे तो यहाँ पर इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है जो इक्वेटर के आसपास होती है, इसलिए इसको इक्वाटोरियल कहा जाता है। यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर सन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं और यहाँ का टेम्परेचर अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर है। क्योंकि टेम्परेचर अधिक होने के कारण वहाँ की एयर गर्म हो जाती है और एयर गर्म होने के बाद ऊपर उठती है, तब वहाँ पर एयर का लो प्रेशर रह जाता है। हवा ऊपर उठने के बाद हॉरिजॉन्टली डाइवर्ज हो जाती है साउथ और नॉर्थ दोनों साइड में। फिर जहाँ पर सनरेज कम होती है, मीन्स जहाँ पर कम गर्मी होती है, वहाँ पर ये हवा चली जाती हैं और वहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों पर ही हाई प्रेशर बेल्ट है। विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती रहती हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं डायग्राम में सब पोलर पर लो प्रेशर है और फिर पोलर पर हाई प्रेशर है। नाउ लुक एट द एक्टिविटी नंबर 1, एयर प्रेशर एट वर्क। फर्स्ट इज, एक गिलास में आधा गिलास पानी भर लें। गिलास के ऊपर बड़े कागज या पतले कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा रखें, बट गिलास को केयरफुली पकड़ना है। अब पेपर या कार्डबोर्ड को गिलास के ऊपर रखें और गिलास को उल्टा कर दें। अब अपना एक हाथ हटा लो, जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है। अब आप देख सकते हैं कागज़ पर हवा का दबाव बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट विंड। Air moves from high pressure areas to low pressure areas. Such a horizontal movement of air is called the wind. हवा हाई प्रेशर वाली एरिया से लो प्रेशर वाली एरिया में मूव होती रहती है और हवा के इसी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को विंड कहते हैं।
हवा की दिशा और वेग हवा की दो विशेषताएं हैं जो मौसम विज्ञानियों के लिए महत्वपूर्ण है। हवाओं का नाम उस डायरेक्शन के आधार पर दिया जाता है जिस डायरेक्शन से वो बहती हैं। ईस्ट से बहने वाली हवा को ईस्टर्ली विंड कहा जाता है और वेस्ट से बहने वाली हवा को वेस्टर्ली विंड कहा जाता है। हवा की डायरेक्शन किस ओर है इसका पता विंड वेन द्वारा लगाया जाता है। विंड वेन का एरो हवा की डायरेक्शन को बताता है और डायरेक्शन विंड वेन से जुड़ी एक डायल पर दिखाई जाती है। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ द विंड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एनेमोमीटर। हवा की स्पीड को एनेमोमीटर नामक यंत्र की सहायता से मापा जाता है। हवा की स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा में मापा जाता है। आजकल लगातार हवा की स्पीड को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण वेदर स्टेशन पर यूज किए जाते हैं। इन उपकरणों को एनेमोग्राफ कहा जाता है। इन उपकरणों के बिना विंड की स्पीड का एक्चुअल पता नहीं लगाया जा सकता। जब आप धुआं उठते हुए देखते हैं तो हवा की स्पीड लगभग 1 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होती है। जब हवा की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है तब अम्ब्रेला पकड़ना मुश्किल होता है और यदि 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक विंड की स्पीड होती है तब तूफान की स्थिति पैदा हो जाती है जिसमें पेड़ उखड़ जाते हैं। नाउ लुक एट द एक्टिविटी 2 थीम टू मेजर विंड डायरेक्शन। मटीरियल पेपर, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, पिन, पेंसिल विद इरेजर एंड कंपास। प्रोसीजर क्या होगा देखिए। एक स्ट्रॉ लीजिए और उसके एक कोने पर ग्लू से एक छोटा सा पेपर चिपका दें। अब ऑल पिन को स्ट्रॉ के सेंटर में पिन को पुश करना है। फिर इसी ऑल पिन को पेंसिल के इरेजर वाले पार्ट में पुश कर दें। अब आप अपनी विंड वेन को लेकर बाहर हवा में जाइए। विंड वेन उस दिशा में इंडिकेट करेगी जिधर से हवा चल रही है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ विंड्स। Following are the major types of winds. First is planetary winds, जिसे permanent winds भी कहा जाता है। Winds that blow all the time in the same areas of the world are called permanent winds और planetary winds। पूरे वर्ल्ड के सेम एरियाज में हर समय चलने वाली हवाओं को स्थायी हवा कहा जाता है। ये हवाएं पृथ्वी पर परमानेंट प्रेशर बेल्ट की उपस्थिति के कारण बहती हैं। परमानेंट विंड्स 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज द ट्रेड विंड्स या फिर इन्हें ईस्टर्लीज विंड्स भी कहा जाता है। ये हवाएं ईस्ट से बहती हैं। सेकेंड इज द वेस्टर्लीज, ये वेस्ट से बहती हैं। थर्ड वन इज पोलर विंड्स, ये हवाएं पोल्स पर बहती हैं इसलिए इन्हें पोलर विंड्स कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट इज पीरियोडिक विंड्स। दीज आर द विंड्स विच ब्लो एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और सीजन ऑफ द ईयर। ये वो हवाएं होती हैं जो ईयर के दिन या सीजन की एक विशेष अवधि में चलती हैं। इनका एग्जाम्पल है समुद्री हवाएं और मानसूनी हवाएं। थर्ड पॉइंट इज लोकल विंड्स। द विंड्स ब्लोइंग इन द पर्टिकुलर लोकेशंस ड्यू टू स्पेसिफिक प्रेशर कंडीशंस प्रेवलिंग देयर आर कॉल्ड लोकल विंड्स। विशिष्ट दबाव की स्थिति के कारण विशेष स्थानों पर बहने वाली हवाओं को लोकल विंड्स कहा जाता है। लोकल विंड्स तापमान और दबाव में स्थानीय अंतर के कारण डेवलप होते हैं। ये हवाएं स्मॉल एरियाज को प्रभावित करती हैं। मई और जून में नॉर्दर्न इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर हॉट, ड्राई एंड डस्टी विंड बहती हैं। ये लोकल विंड का एक एग्जाम्पल है। लास्ट पॉइंट इज वेरिएबल विंड्स। The winds which are not regular and are of short duration are called variable winds. Cyclones and anticyclones are example of variable winds. ये हवाएं जो नियमित नहीं होती और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती हैं उन्हें परिवर्तनशील हवाएं कहते हैं। साइक्लोन्स और एंटीसाइक्लोन्स ये परिवर्तनशील हवाओं का एक एग्जाम्पल है। Now look here students, do you know? Cyclones originating at the head of Bay of Bengal hit the east coast of India and Bangladesh every year, causing widespread damage
to life, property and crops. बंगाल की खाड़ी के हेड पर उत्पन्न होने वाले चक्रवातों ने भारत और बांग्लादेश के पूर्वी तट को हर साल लाइफ, प्रॉपर्टी और फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है. So students, that was your all chapter. I hope you have understood. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.